जो नेशनल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में जो कवरेज दी जा रही है, आप देखें पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं डिबेट का तस्करा नहीं हो रहा है। क्यों? अगर डिबेट का तस्करा किया जाए तो पोल खुल जाएगी। जो हकीकी मसला है कि इस मसले पे एकेडमिक अंदाज में गुफ्तगू कीजिए। ये क्या कि आप एक बंद कमरे में या अपने मन चाहे ऑडियंस के सामने और जो आपके इंटरव्यू लेने वाले हैं और आपकी फिक्र के मुताबिक उन्हीं के सामने डिस्कशन करें और आप एक तरफा जो है मजहब के खिलाफ बोलते जाएं और सामने वाले को बोलने का मौका न दें। तो इसलिए हमने इन्हें डिबेट की इन्विटेशन दी, लेकिन किसी मीडिया चैनल ने, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल ने डिबेट का जिक्र नहीं किया, बल्कि यह कहा कि भाई ये इस्लामिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने जोर जबरदस्ती प्रोग्राम कैंसिल करवाया, जबकि हमारा वाहियान फाउंडेशन का बिलखुसूस प्रोग्राम को कैंसिल कराने में कोई हिस्सा नहीं रहा। क्या ही जबरदस्त डिबेट हुई। मतलब पूरी डिबेट को अगर समराइज करना हो तो एक छोटी सी क्लिप से किया जा सकता है। एक दूसरे के बहीख्वाह हों, एक दूसरे की मदद करें, ऐसी जिंदगी। सर आपकी बात आ गई। आप ये कह रहे हैं कि लोग डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है, यही है? मेजॉरिटी डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है? अरे भाई बिल्कुल सही है क्या गलत है? अरे भाई बिल्कुल। मेजॉरिटी अगर ये कहे कि नाजी जर्मनी के साथ जिस तरह मेजॉरिटी थी कि जेनोसाइड करना सही, आप जस्टिफाई करेंगे? उस वक्त आपका ये सवाल सिर्फ उसके बाद क्लोजिंग। हाँ, उस वक्त प्लेनेट पे जो लोग थे उनमें कितने लोग हिटलर को सही समझते? अच्छा, प्लेनेट की मेजॉरिटी तय करेगी, सोसाइटी की नहीं। प्लेनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को सही मानती है, आप क्यों नहीं मानते? ये हेलो और जैसे जैसे डिबेट आगे बढ़ी, जावेद अख्तर को रियलाइज हुआ कि ये जो बात उन्होंने बोल दी है, प्लेनेट की मेजॉरिटी डिसाइड करेगी सही और गलत, तो ये उनसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है। आगे जाके उनको अपने शब्द वापस लेने पड़े। गलतफहमी है। मैं अगर मेरे जुमले से ये मदनत निकला या मैंने कहा तो ये जुमला मैं वापस लेता हूँ। ये मेरा मतलब ही नहीं था कि मेजॉरिटी डिसाइड करेगी। मेजॉरिटी डिसाइड करे तो दुनिया में बड़ी, वैसे आपने कहा था ये जुमला। अच्छा, हो सकता है, मैं मान रहा हूं। बाद में रिकैप कर लेंगे। अच्छा, ये डिबेट शायद दुनिया की पहली इतनी बड़ी डिबेट होगी जिसमें जो नास्तिक था उसको आर्ग्यूमेंट समझ ही नहीं आया जो मुफ्ती शुमाइल पेश कर रहे थे। जावेद अख्तर बार बार कहते रहे कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है आपका आर्ग्यूमेंट, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, सिंपल इंग्लिश का इस्तेमाल करें। वो बता रहा था, ये अकल से ही बता रहा था। हजरत आप ये बताएं कि आप इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को पॉसिबल मानते हैं या नेसेसरी बीइंग के एग्जिस्टेंस को सही समझते हैं? चूंकि दो ही ऑप्शन हो सकता है, आप ये बताएं। देखिए, आपको मैं ईमानदारी से बात करूं, एक तो मैं कॉन्टीजेंसी वर्ड ठीक से समझता नहीं, और इस वक्त भी जो आपने अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल किए वो ज़रा थोड़े से मुझे डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड लगे। तो आप ज़रा सिंपल जबान में सवाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता हूं। जी। और मेरे आर्ग्यूमेंट को किसी एक राउंड में भी इन्होंने एंटरटेन नहीं किया और रेफ्यूट नहीं किया। एक राउंड में भी नहीं, एक राउंड में भी नहीं। कौन सा? और ना ही अभी आपका क्लोजिंग आर्गुमेंट आएगा, नहीं, वो बता देना। आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी सर। अरे मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कंटीजेंसी का मतलब अब मैं कैसे समझाऊं आपको? आपस में आप और कितने आसानी से समझाऊं मैं? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। मुद्दई इतने सुस्त थे कि उन्होंने डिबेट के लिए कोई मेहनत, कोई तैयारी करी ही नहीं थी। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि सामने से आर्ग्यूमेंट क्या आ रहा है, जबकि जो मुफ्ती शुमाइल थे वो अपने आर्ग्यूमेंट पर इतना कॉन्फिडेंट थे। दलील हम देंगे और डेफिनेटिव दलील देंगे, लॉजिकल दलील देंगे, ऐसी दलील देंगे जो एंटायर एथिस्टिक वर्ल्ड उसे रेफ्यूट नहीं कर सकती। प्रूफ है, मैंने कंटिजेंसी आर्गुमेंट दिया, इसे तोड़कर दिखाइए। और यही चैलेंज मैं करता हूं जितने भी जावेद अख्तर के सुनने वाले हैं, नास्तिक हैं, एग्नोस्टिक हैं। जाहिर बात है जावेद अख्तर को खुद के आर्गुमेंट समझ नहीं आया तो उनके बहुत सारे सुनने वालों को भी समझ नहीं आया होगा। तो जावेद अख्तर के चाहने वालों, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको मुफ्ती शुमाइल का आर्गुमेंट भी एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको समझ में आए कि मुफ्ती शुमाइल कितने जबरदस्त अनब्रेकेबल आर्गुमेंट के साथ डिबेट में आए थे। लेकिन अफसोस जावेद मियां को आर्गुमेंट ही समझ नहीं आया। हाँ, वो बात अलग है, अगर जावेद मियां पहले ही समझ जाते तो वो डिबेट करने आते ही ना, क्योंकि ये आर्गुमेंट वाकई में अनक्रैकेबल आर्गुमेंट है। ऐसी दलील देंगे जो एंटायर एथिस्टिक वर्ल्ड उसे रेफ्यूट नहीं कर सकती। और हमारा चैलेंज है एंटायर एथियस्टिक वर्ल्ड को कि इस आर्गुमेंट को समझ करके इसको तोड़कर दिखाएं। तो बने रहिए वीडियो में आपको खट्टी मीठी डिबेट्स की हाइलाइट्स भी देखने को मिलेंगी और वो आर्गुमेंट भी समझाया जाएगा जो जावेद अख्तर के सर के ऊपर से गुजर गया। बट पहले थोड़ी सी क्लिप्स देख लेते हैं और देखते हैं कि मुफ्ती शुमाइल साहब ने डिबेट में क्या हाल किया था जावेद अख्तर का, देसी एथियस्टों के इंटेलेक्चुअल का। सारे मतलब सब जानते हैं ये दुनिया कैसे बनी थी, कैसे मिटेगी, मरने के बाद क्या होगा, इनको सब इल्म है। इनको किसी को डायनासोर होते थे पहले ये नहीं पता था, किसी को नहीं पता। किसी भी दुनिया की मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है। आपने कहा कि किसी मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है। अफसोस कि आज तक किसी मैथमेटिक्स की किताब में मुझे डायनासोर का जिक्र नहीं मिला।
तो इसका मतलब मैथमेटिक्स की किताब बेकार है? नहीं, उसका वो टॉपिक नहीं है। रेवलेशन का और मजहबी किताबों का टॉपिक ये नहीं है कि आपको आके बताए साइकिल कैसे बनाते हैं, या आकर ये बताएं कि जो है डायनासोर कब था। वो तो मोरालिटी सिखाने आया है, गॉड के बारे में बताने आया, नॉन फिजिकल रियलिटी की हकीकत को सिखाने के लिए आया। रिलीजन साइंस को रोकता है? नहीं रोकता। अगर रोकता है तो गलत करता है। रिलीजन साइंटिज्म को रोकता है, जिसमें हमारे जावेद साहब मुब्तला हैं। अल्कोहलिक होते हैं, ये टेंडेंसी है मजहब की कि वो बढ़ता है, जैसे कैंसर बढ़ता है, जैसे शराब बढ़ती है। कुछ लोग होंगे जो उसे सही तरह से यूज करते हैं। मुझे यकीन है कि हमारे मुफ्ती साहब भी उनमें से एक हैं, इनसे बहुत खुशी हुई मुझे इनसे मिलकर। लेकिन कितने लोग हैं कि आज आप देखते हैं दुनिया में जो तबाहियां हैं, इनमें कितना हाथ है उन लोगों का जो बिलीवर कहते था मजहब ये नहीं कहता, ना कहता होगा, मगर जब ये मजहब पीते हैं तो ऐसे बिहेव करते हैं। थोड़ा सा अगर हो तो शायद बहुत अच्छी बात, लेकिन शराब थोड़ी सी नहीं रहती, उसमें एक टेंडेंसी है। पहले थोड़ा सा अगर 2-3 कैंसर के सेल हो ना बॉडी में तो आदमी स्लिम रहेगा, लेकिन वो 2-3 सेल नहीं रहते, वो मल्टीप्लाई होते हैं। कि 2 पैक शराब पी लें तो वो उतने पे नहीं रहता, बढ़ जाता है। यही मामला मजहब के साथ है। 2 पैक आप पी लें बढ़ेगा। तो ये एक ऐसी मिसाल है, इसको कहीं भी फिट कर लें कि आप एथिज्म पे जब फिट करें, जब आप 2 पैक एथिज्म का लेंगे ना तो वो बढ़ बढ़ के नॉर्थ कोरिया बनेगा। थैंक यू। एक्चुअली एक एकेडमिक वर्क है, एक बुक मौजूद है जिसमें यही चीज को कैलकुलेट किया गया है। इस बुक के ऑथर ने पिछले 2000 सालों में जितनी भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं, उसमें कितनी जाने किस सिविलाइजेशन की वजह से गई हैं, ये चीज कैलकुलेट करी है। और रिजल्ट्स क्या थे? ये रहे रिजल्ट्स। आप देख सकते हो, सबसे ज्यादा कत्लो गारत क्रिश्चियन सिविलाइजेशन ने कॉज किया है, 178 मिलियन डेथ्स। और दूसरे नंबर पर हैं हमारे भोले भाले नास्तिक लोग विद 124.4 मिलियन डेथ्स। देख लो जावेद अख्तर, बेचारे नास्तिक कितने अच्छे होते हैं, दूसरे नंबर पर हैं। और इस्लामिक सिविलाइजेशन 6 नंबर पर है विद 31 मिलियन डेथ्स। अब मजे की बात सुनोगे जावेद अख्तर, अब मैं एक गैरत का कैप्सूल देने जा रहा हूं, जरा हौसले से इसको अंदर डालना। क्रिश्चियन जो नंबर 1 पर हैं, उन्होंने भी इतने बंदों को 2000 सालों में मारा था। यानी 2000 सालों में क्रिश्चियन ने 178 मिलियन बंदे मारे हैं। लेकिन ये भोले भाले अच्छे अच्छे मीठे मीठे नास्तिकों ने ओनली 100 सालों में 124 मिलियन बंदे मार दिए। मतलब कहां तो रिलीजन ने 2000 सालों में 1400 सालों में इतनी डेथ कॉज करी है, लेकिन नास्तिकों ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, 100 सालों में दुनिया को जहन्नुम बना दिया, खून की नदियां बहा दी। जावेद अख्तर, दिस इज हिस्ट्री, दिस इज रियलिटी, दिस इज डाटा। तो जावेद अख्तर साहब, नास्तिकों को किसी का डर नहीं होता, उनकी नजर में उनको कोई हिसाब किताब नहीं देना मरने के बाद। और यही चीज हमें डाटा में भी दिखती है। नास्तिक परवाह नहीं करते कि वो 10 बंदों को मार रहे हैं या 10,000 को। एथियज्म तो 2 पैग भी अच्छा नहीं है। अभी हम सोचें कि बहरहाल ये वजूद जो है मजहब और ये बिलीव इन गॉड इंसान को बेहतर बना देता है, तो एक काम कीजिए, हिंदुस्तान वर्ल्ड का नक्शा लीजिए और मार्क कीजिए कि रिलीजन कहाँ कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कहाँ, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो या मिडल ईस्ट हो या फार ईस्ट हो या हिंदुस्तान के वो इलाके जहाँ मजहबियत ज़्यादा है। रख दीजिए नक्शा अलग। अब दूसरा नक्शा कि कहाँ कहाँ नाइंसाफ़ी, रिप्रेशन, औरतों के हुकूक की पामाली, जुल्म, डिक्टेटरशिप कहाँ है, नक्शा एक ही होगा। सपने देखने के लिए तो कौन मना कर सकता है भाई। चीज इन्होंने कहा वर्ल्ड का नक्शा लीजिए, वर्ल्ड मैप लीजिए, 2 अलग अलग जगह की। हजरत, मैंने ये होमवर्क किया था और मैंने मिडिल ईस्ट का एक नक्शा लिया और यूरोप का एक नक्शा लिया, ये मजहबी इलाका और ये लिबरल और एथीस्ट इलाका। मुझे पता चला कि सबसे ज्यादा रेप केसेस जो हैं वहां पर है। मुझे ये पता चला यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक, मैं ये अपने घर से लेके आ रहा, कि जो वर्किंग वुमेन है यूरोपियन कंट्रीज में, उसमें 81% वुमेन सेक्सुअल हैरेसमेंट का वर्क में शुमार हो रही है। ये मिडिल ईस्ट में नहीं हो रहा है, वो मजहबी लोग हैं इसलिए नहीं हो रहा है। मेरा फेथ नहीं है, तो फेथ में और बिलीफ में डिफरेंस क्या है? जो मजहब मानता है आपसे, हर मजहब फेथ मानता है। फेथ का मतलब यह है कि ना कोई गवाह हो, ना कोई सबूत हो, ना कोई रैशनल हो, ना कोई लॉजिक हो, ना कोई प्रूफ हो, मगर तुम एक बात को मानो होगा। और आप जिस फेथ की बात कर रहे हैं कि इलॉजिकल है और उसके पीछे नहीं है, तो वी आर ऑन द सेम पेज। हम नहीं मानते उस फेथ को, जो फेथ ऐसा हो जिसके पीछे कोई लॉजिक ना हो, एविडेंस ना हो, हम नहीं मानते। हम तो उस फेथ के कायल हैं जिसके पीछे लॉजिक हो और एविडेंस हो। तो बिलीफ सही भी होता है, गलत भी होता है, फेथ भी सही होता है और गलत भी होता है। मिस्टर जावेद अख्तर, ये आपकी फिल्मों की फैंटेसी दुनिया नहीं चल रही थी, वो डिबेट थी, वहां सबूत देना था आपको।
न जाने अख्तर साहब को किसने बता दिया कि मुसलमान किसी ऐसी चीज को मानते हैं जिसके पीछे ना कोई सबूत, ना कोई लॉजिक, ना कोई गवाह। नहीं सर, ऐसा नहीं है, आप ख्यालों में रहो, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, बात यह है कि जावेद अख्तर एज अ एथियस्ट वहां डिबेट में आए थे, यानी वो प्रूव करने आए थे कि गॉड डजंट एग्जिस्ट, लेकिन उनका आईक्यू इतना कम था, उसके बावजूद वो कह रहे थे कि हमें बहुत कम मालूम है, कोई ये नहीं कहता कि हमें सब मालूम है। और मुफ्ती शुमाइल ने भी बड़ा जबरदस्त जवाब दिया इस बात का। क्लिप ये चीज है, अभी साइंस बिल्कुल दावा नहीं करती या कोई फिलोसफर ये दावा नहीं करता कि हमें सब मालूम, बल्कि वो कहता है कि हमें जितना मालूम होता है उससे ये मालूम होता है कि हमें कितना कम मालूम। तो हम अपनी जहालत से लड़े, उसकी परस्तिश न करें। जी। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हमें नहीं मालूम, अगर नहीं मालूम तो क्लियरली कह देना कि नहीं मालूम है, इसमें क्या हर्ज है। तो वही तो मैं कह रहा हूं ना कि आप कह दें कि नहीं मालूम, लेकिन क्लेम क्यों कर रहे हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आप कह दें नहीं मालूम है, हो सकता है हो सकता ना हो, लेकिन आप क्लेम कर रहे हैं। द मोमेंट यू से गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इज अ क्लेम, एंड नाउ द बर्डन ऑफ प्रूफ इज अपॉन यू टू, जैसे हमारे ऊपर है। चलो अब मैं आपको समझाता हूं कि वो कौन सा आर्ग्यूमेंट था जिसको मुफ्ती शुमाइल ने गॉड की एग्जिस्टेंस को साबित करने के लिए यूज किया, और मिस्टर जावेद अख्तर उसको समझ ही नहीं पाए। थोड़ा सा इस वीडियो के पोर्शन में ध्यान और अकल खोल के समझने की कोशिश करना। मैं कहूंगा कि चूंकि ये यूनिवर्स और इस यूनिवर्स की तमाम चीजें कॉन्टिंजेंट हैं, कॉन्टिंजेंट होने का मतलब ये होता है कि जो अपने एग्जिस्टेंस पे किसी के ऊपर डिपेंड करती हो। कंटिंजेंट थिंग्स उनको कहते हैं जो अपने आप इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक इंसान है, अब क्या ये इंसान इंडिपेंडेंटली अपने आप से खुद ब खुद हमेशा एग्जिस्ट कर सकता है? जवाब है नहीं। इंसान को जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत है, खाना खत्म इंसान खत्म। ठीक उसी तरह हमारी एग्जिस्टेंस ऑक्सीजन पर डिपेंड करती है, ऑक्सीजन खत्म इंसान खत्म। तो इसी वजह से इंसान एक डिपेंडेंट चीज है, यानी इंसान खुद से एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, इंसान को अपनी एग्जिस्टेंस के लिए दूसरी चीजों पर डिपेंड होना पड़ता है। इसी वजह से इंसान एक डिपेंडेंट चीज है, यानी कंटिंजेंट चीज है। तो जाहिर है ये यूनिवर्स कॉन्टिंजेंट है, और अगर कोई चीज कॉन्टिंजेंट नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे दिखा दें कि कौन सी चीज यूनिवर्स में कॉन्टिंजेंट नहीं है। हम भी जरा गौर कर लें और हम भी देख लें। और जब कॉन्टिंजेंट चीजें मौजूद हैं तो फिलोसोफर्स की इस्तिलाह के मुताबिक, हम उस टर्मिनोलॉजी के मुताबिक हम उस जगह तक पहुंचते हैं और उस हस्ती तक पहुंचते हैं जिसे नेसेसरी बीइंग कहा जाता है, कि ये वो नेसेसरी बीइंग है जिसका मौजूद ना होना नामुमकिन हो। क्योंकि अगर ये मौजूद ना हो तो सारी चीजें एग्जिस्टेंस में आएंगी ही नहीं, और ये सारी कॉन्टिंजेंट चीजें उसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब अगर तो हर चीज जो हम यूनिवर्स में देखते हैं, इवन यूनिवर्स खुद भी डिपेंडेंट है, यानी ये यूनिवर्स खुद से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, बल्कि इसकी एग्जिस्टेंस किसी दूसरी चीज पर डिपेंड करती है। जैसे आप कह सकते हो यूनिवर्स एटम्स पर डिपेंड करता है, या मैटर पर डिपेंड करता है, या गैलेक्सीज पर डिपेंड करता है, या स्पेस टाइम पर डिपेंड करता है। अगर ये सब खत्म हो जाएगा तो यूनिवर्स भी खत्म हो जाएगा। इन चीजों की वजह से तो यूनिवर्स है, बिना इन चीजों के ये यूनिवर्स थोड़ी रह जाएगा। तो लिहाजा यूनिवर्स भी एक कंटिंजेंट या डिपेंडेंट थिंग है। तो अब मेरा आपसे सवाल है कि जैसे मान लो एक बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि उसके नीचे के फ्लोर्स नजर नहीं आते हैं। तो अब अगर कोई बोले कि ये बिल्डिंग की कोई नींव ही नहीं है, क्योंकि ये बिल्डिंग का टॉप फ्लोर डिपेंड करता है उससे नीचे वाले फ्लोर पर, और वो फ्लोर डिपेंड करता है उससे नीचे वाले फ्लोर पर, जाहिर बात है भाई फ्लोर एक दूसरे पर डिपेंड तो करते ही है। अगर एक फ्लोर खत्म हो जाएगा तो ऊपर वाला अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कोई अगर बोले कि ये वाला फ्लोर डिपेंड करता है उससे नीचे वाले फ्लोर पर, और ये वाला डिपेंड करता है उससे नीचे वाले पर, और इस तरीके से हमेशा तक चलता रहेगा, तो लिहाजा इस बिल्डिंग की कोई नींव ही नहीं है। तो आप बोलोगे नहीं, ऐसा होना इम्पॉसिबल है। बिल्डिंग का बन पाना ही जब पॉसिबल है जब एक नेसेसरी इंडिपेंडेंट बेस हो, नींव हो, वरना बिल्डिंग खड़ी ही नहीं हो पाती अगर बेस ना होता। तो टॉप फ्लोर है तो लिहाजा नींव भी होगी ही होगी, नींव ना होना पॉसिबल ही नहीं है। तो बिना नींव की बिल्डिंग मानना इलॉजिकल है। चाहे हमें नींव दिखे ना दिखे, हम बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर हैं, टॉप फ्लोर है तो नींव भी होगी ही होगी। अच्छा, अब वही बिल्डिंग वाली चीज इंसानों के केस में इमेजिन करो। क्या डिपेंडेंट थिंग की इन्फिनिट चेन हो सकती है? मिसाल के तौर पर इंसान डिपेंड करता है ऑक्सीजन पर, एंड ऑक्सीजन डिपेंड करती है पेड़ों पर, पेड़ डिपेंड करते हैं सूरज पर, और सूरज डिपेंड करता है उसकी आग पर, और उसकी आग डिपेंड करती है ग्रेविटी पर, और ग्रेविटी डिपेंड करती है यूनिवर्स पर, और यूनिवर्स डिपेंड करता है स्पेस टाइम पर, और इसी तरह हमेशा हमेशा चलता रहे। और बस ये कह दिया जाए कि जी देखो यहां पर भी किसी नींव की जरूरत नहीं है, ये वाली डिपेंडेंट बिल्डिंग भी बिना किसी नींव के खड़ी हो गई, और यहां पर भी डिपेंडेंसी का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा, ये हमेशा हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। तो लिहाजा किसी नींव की जरूरत नहीं है। तो क्या ये चीज पॉसिबल है? तो इसका जवाब है नहीं, हरगिज पॉसिबल नहीं है। हर चीज डिपेंडेंट हो ऐसा हरगिज पॉसिबल नहीं है। एक ना एक इंडिपेंडेंट चीज, एक ना एक नेसेसरी बेस, एक नींव होनी ही चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो।
तो ठीक उसी तरह इंसान डिपेंड करता है ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन डिपेंड करती है पेड़ों पर, पेड़ डिपेंड करते हैं सूरज पर, तो ये सिलसिला भी हमेशा तक नहीं चल सकता है। एक ना एक इंडिपेंडेंट नेसेसरी एग्जिस्टेंस, नेसेसरी बेस इस केस में भी चाहिए ही होगा। मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूं ताकि जिन जावेद अख्तर के फैंस को अभी तक आर्गुमेंट समझ नहीं आया वो और अच्छे से समझ सकें। एक और बिल्कुल क्लियर एग्जांपल से समझाता हूं आपको। सपोज एक क्लास टीचर है और आज वो क्लास टीचर अपने बच्चों का टेस्ट ले रहा है और पहले स्टूडेंट ने अपना पेपर फुल कंप्लीट करके टीचर के पास सबमिट कर दिया। अब टीचर बड़ा हैरान, उसने अपने स्टूडेंट से पूछा कि तुमने ये पेपर कैसे किया? तो स्टूडेंट 1 ने बोला कि सर मैंने खुद से कुछ नहीं किया, मेरे से पीछे वाले स्टूडेंट ने मुझको ये पेपर करवाया है और मैंने खुद से कुछ नहीं किया, मेरे से पीछे वाले ने मुझको सारे आंसर्स बताए हैं। अब टीचर उस सेकंड स्टूडेंट से पूछता है कि तुमने ये पेपर कैसे किया? तो उससे पीछे वाला स्टूडेंट भी यही कहता है कि सर मैंने खुद से कुछ नहीं किया, मेरा भी पेपर मेरे से पीछे वाले स्टूडेंट ने करवाया है। और टीचर फिर उस थर्ड स्टूडेंट से पूछता है और वो थर्ड स्टूडेंट भी यही कहता है कि मैंने खुद कुछ नहीं किया, मैं भी अपने पीछे वाले स्टूडेंट पर ही डिपेंड करता था। और इसी तरह ये सिलसिला इन्फिनिट तक चलता रहे और हर स्टूडेंट यही कहता रहे कि मैं अपने से पीछे वाले पर डिपेंड करता था, वो उससे पीछे वाले पर डिपेंड करता था और वो उससे पीछे वाले पर डिपेंड करता था और वो उससे पीछे वाले पर डिपेंड करता था। तो अगर ये सिलसिला इन्फिनिट तक चलता रहा तो आप मुझे बताओ क्या ये पेपर कभी कंप्लीट हो पाएगा? भाई टीचर के हाथ में कंप्लीट पेपर मौजूद है और सारे के सारे स्टूडेंट्स कहते जा रहे हैं कि मैंने खुद से पेपर नहीं किया, मेरे से पीछे वाले स्टूडेंट ने मुझको ये पेपर करवाया। तो क्या ये पेपर कंप्लीट हो पाएगा? अगर स्टूडेंट 1 से पहले इन्फिनिट स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट कह रहा है कि मैं अपने से पीछे वाले स्टूडेंट पर डिपेंड करता था और वो उससे पीछे वाले पर डिपेंड करता था और वो उससे पीछे वाले पर डिपेंड करता था और इसी तरह इन्फिनिट तक चलता रहे, तो ये पेपर कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि स्टूडेंट तो इन्फिनिट होंगे। लेकिन यहां प्रॉब्लम ये है कि पेपर तो कंप्लीट हो चुका है। तो इस पेपर का कंप्लीट होकर के टीचर के हाथ में पहुंच जाना इस बात को साबित करता है, ये इस बात का सबूत है कि स्टूडेंट्स की संख्या इन्फिनिट नहीं है। यानी कोई एक स्टूडेंट ऐसा था जिसने किसी से ना पूछा हो और उसको पूरा पेपर खुद से याद हो, वो इंडिपेंडेंट हो, वो स्टूडेंट अपने से पिछले स्टूडेंट पर डिपेंड ना करता हो। तो एक ना एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट का होना जरूरी है और इस इंडिपेंडेंट स्टूडेंट के पूरा पेपर याद था और इस इंडिपेंडेंट स्टूडेंट ने ये पेपर इस स्टूडेंट को कराया, फिर इसने उससे अगले स्टूडेंट को कराया और उसने उससे अगले स्टूडेंट को कराया और इसी तरह सभी स्टूडेंट ने पेपर कंप्लीट किया और तब जाके ये पेपर टीचर के हाथ में पहुंचा। अगर टीचर के हाथ में पहुंचने से पहले इन्फिनिट स्टूडेंट्स होते तो लॉजिकली ये पेपर कभी टीचर के हाथ में पहुंच ही ना पाता क्योंकि स्टूडेंट्स ही इन्फिनिट होते। लेकिन टीचर के हाथ में पेपर आ गया है, इसका मतलब है कि एक ना एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट था जिसने सबको पेपर करवाया था। यानी पीछे लाइन इन्फिनिट नहीं थी, फाइनाइट लाइन थी। समझे? किसी भी चीज के होने से पहले इन्फिनिट साइकिल्स नहीं हो सकती हैं। अगर किसी भी चीज के होने से पहले इन्फिनिट साइकिल्स होंगी तो लॉजिकली वो चीज भी नहीं हो पाएगी। तो समझे, आप ये नहीं कह सकते हो कि बिल्डिंग का टॉप फ्लोर इन्फिनिट उससे निचले फ्लोर्स पर डिपेंड करता है और कोई नींव ही नहीं है बिल्डिंग की। ऐसा नहीं कह सकते हो आप। एक ना एक इंडिपेंडेंट नींव होनी जरूरी ही है। ठीक उसी तरह इंसान का बन जाना, इंसान का हवा, खाना, पानी, ऑक्सीजन पर डिपेंड करना और फिर उन चीजों का भी दूसरी चीजों पर डिपेंड करना, ये सब सिलसिला भी इन्फिनिट तक नहीं चल सकता है। एक ना एक इंडिपेंडेंट चीज जरूर एग्जिस्ट करती होगी जो किसी और चीज पर डिपेंड ना करती हो, जो सेल्फ सफिशिएंट हो, जिसको किसी और की जरूरत ना हो। और उसी इंडिपेंडेंट सेल्फ सफिशिएंट चीज को हम गॉड कहते हैं। जैसे स्टूडेंट टीचर वाले एग्जाम्पल में अगर स्टूडेंट की संख्या इन्फिनिट होती तो पेपर कभी कंप्लीट होकर टीचर के हाथ में पहुंच ही ना पाता। लेकिन टीचर के हाथ में पेपर आ गया था, इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट्स की संख्या इन्फिनिट नहीं थी और एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट एग्जिस्ट करता था। ये इंडिपेंडेंट स्टूडेंट का एग्जिस्ट करना नेसेसरी है, ये किसी और तरीके से हो ही नहीं सकता था, ये एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, वरना टीचर के हाथ में पेपर ही ना होता। ठीक उसी तरह हमारा बन के इस दुनिया में मौजूद होना और हमारा भी डिपेंडेंट होना, हम भी किसी और चीज पे डिपेंड करते हैं और फिर वो चीजें भी किसी और पर डिपेंड करती हैं। तो ये सब इस चीज को साबित करता है कि एक ना एक इंडिपेंडेंट चीज हमारी चेन में भी एग्जिस्ट करती है और उसका एग्जिस्ट करना जरूरी है। ये बात बिलीफ या फेथ नहीं है, ये लॉजिकल नेसेसिटी है। ऐसा ही होना पड़ेगा वरना बिल्डिंग कभी खड़ी ही ना हो पाती। बिल्डिंग का टॉप फ्लोर है तो नींव भी होगी ही होगी, भले ही वो दिख ना रही हो। टॉप फ्लोर का होना ही इस बात को प्रूव करता है कि नींव जरूर है। तो इंसान है तो इंसान भी एक ना एक नींव पे डिपेंड करता है और उसी नींव को हम गॉड कहते हैं। तो ये था आर्ग्यूमेंट। जो इस आर्ग्यूमेंट को समझ गया वो गॉड की एग्जिस्टेंस को डिनाई ही नहीं कर सकता है और जो ना समझा अब कमेंट में इंटेलिजेंट बनेगा और सोचेगा कि उसने हजारों साल पुराने आर्ग्यूमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, आप सोचते रहो। अब अगर आप ये सवाल करते हैं कि फिर उस हस्ती को किसने बनाया, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉज क्या है और एंडलेसली चले जाएं, इसे हम कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस, जो कि लॉजिकल फेलेसी है। कॉन्सेप्चुअली इंफिनिटी पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे न्यूमेरिकल्स 1 2 3 गिनते चले जाएं, इन्फिनिट नंबर्स हैं। मैं कॉन्सेप्चुअली बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली रियलिटी में साबित करके दिखाएं कि इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल है तो हम मान लेंगे, मिसाल दे दें, और पॉसिबल नहीं है तो एक ही ऑप्शन बचता है जिसे हम कहते हैं नेसेसरी बीइंग।
ऐसी नेसेसरी बीइंग जो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अगर वो डिपेंडेंट हुई तो वो नेसेसरी नहीं रहेगी। ऐसी इंडिपेंडेंट बीइंग जो इटर्नल है, अगर वो इटर्नल नहीं होगी, उसकी बिगिनिंग होगी तो वो खुद कॉन्टिंजेंट है। ऐसी बीइंग जो पावरफुल है, क्योंकि कॉन्टिंजेंट को एक्चुअलाइज करने के लिए पावर चाहिए। ऐसी बीइंग जो इंटेलिजेंट है और नॉलेजेबल है, क्योंकि ये यूनिवर्स स्पेसिफिक फॉर्म और स्पेसिफिक लॉज ऑफ नेचर के तहत प्रिसाइजली चल रहा है। थैंक यू। बात खत्म हो गई। अच्छा, मुझे कुछ और कहने को था भी नहीं। तो ये सारी बहस हो गई। अब मुफ्ती साहब और बड़े मुफ्ती साहब, इन साथ के साथ मैं खाना खाने वाला हूँ। अच्छा